नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है, जिसको आज के टर्म में एमएसएमईज भी कहा जाता है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर। हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, दैट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। once again please, हाँ, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज 2018 के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आपका वही प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है 19 के अंदर। उसी तरीके से इंपॉर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या मेजर्स लिया गया इसको सही करने के लिए 20 के अंदर। 21 के अंदर स्ट्रक्चर ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज एमएसएमईज का, वो बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके, 3-4 साल लगातार पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एमएसएमईज का बात किया जाए, आज के टर्म में इसे एमएसएमईज भी कहा जाता है। उसी के अंदर दैट इज एसएसआई आ गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एमएसएमईज के अंदर। तो ये एमएसएमईज का सबसे पहला बार एक्ट कब पास होता है, 2006 के अंदर। 2006 के अंदर सबसे पहली बार, दैट इज गोल्डन पीरियड के टाइम पे, इंडिया का गोल्डन पीरियड आपका जो था 2001 से लेकर के 2007-8 तक, उस टाइम पे एमएसएमईज एक्ट पास होता है। अच्छा, एमएसएमईज को डिफाइन कैसे करेंगे? एमएसएमईज को डिफाइन करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कंपनी की कितनी है। उस बेसिस पे एमएसएमईज का डेफिनेशन होता है, ठीक है ना, कि इन्वेस्टमेंट प्लांट का कितना है और मशीनरीज में कितना है, उस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। तो 3 तरीके के एमएसएमईज होते हैं। पहला दैट इज माइक्रो इंटरप्राइज, दूसरा स्मॉल एंड तीसरा मीडियम। और ये सब किस बेसिस पे डिफाइन होते हैं? इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कितना हो रहा है, एंड सेकेंड एनुअल टर्नओवर कितना है, इस बेसिस पे। तो अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज से कम है, 1 करोड़ सालाना 1 करोड़ से कम है, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है, तो वैसे जो एमएसएमईज होगी उनको क्या कहेंगे? माइक्रो इंटरप्राइजेस। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो वैसे को क्या कहेंगे हम लोग? स्मॉल इंटरप्राइजेस। और वैसे एमएसएमईज जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और 250 करोड़ से कम टर्नओवर है, वैसे को क्या कहेंगे? मीडियम इंटरप्राइजेस। समझ रहे? तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लीकेशन है, 5 का मल्टीप्लीकेशन, 5 का मल्टीप्लीकेशन, है ना। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। दिस इज जो ये टाइप है एमएसएमईज के। और एमएसएमईज का डेफिनेशन भी तय होता है किसके आधार पे, कि कितना इन्वेस्टमेंट, कितना टर्नओवर है कंपनी का। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमईज। एमएसएमईज का क्या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जो क्वेश्चन था, क्या है? तो एमएसएमईज जो जीडीपी के अंदर 2006 की बात करते हैं, जिस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम पे जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का, वो 37.5% था। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 8 करोड़ लोग जो है वो एमएसएमईज के अंदर थे एम्प्लॉयड। नंबर ऑफ यूनिट जो एमएसएमईज के थे वो कितने थे? 3.6 करोड़। एंड फोर्थ वन दैट इज टोटल एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन था? 40% का, 40% का। तो ये 2006, दैट इज 2006-2010 के टाइम पे ये एमएसएमईज का हाल था, ठीक है। अब बात करते हैं अभी के सिनेरियो में, 2020 में जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का? 29%, 30% के आसपास, जो कि आप सोच सकते हो कि 10% जो है वो डिक्रीज किया, 10% के आसपास, 8 से 10%। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या था? पहले 8 करोड़, अब कितना? 11 करोड़। तो 3 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। नंबर ऑफ यूनिट की बात करते हैं, पहले कितना? 3.6 करोड़, अब कितना? 6 करोड़। तो डबल हुआ, ठीक है ना, डबल हुआ। उसके बाद अगर टोटल एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं, पहले 40%, अब 50% से ज़्यादा, दैट इज 10% इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये हाल रहा कि 2010 के टाइम पे एमएसएमईज का क्या था, 2020 के टाइम पे आपका एमएसएमईज का क्या था 2020 में। ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है एमएसएमईज का है जो कि इंपॉर्टेंट है,
कि ये कंट्रीब्यूट करता है, ये इंस्ट्रूमेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कि अगर आपको रूरल इलाके में, अगर आपको अंडर डेवलप्ड इलाके में, अगर आपको इन्वेस्टमेंट, अगर आपको वहाँ पे अच्छा करना है, ग्रोथ अच्छा करना है, तो आपको एमएसएमईज को अच्छा करना होगा। क्योंकि एमएसएमईज क्या होता है? स्मॉल मीडियम, ठीक है ना, स्मॉल मीडियम, जिनका 1 करोड़ से कम है इन्वेस्टमेंट। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल सिटीज़ के अंदर, टाउन के अंदर, ऐसे। तो इनका अगर इन्वेस्टमेंट इनके अंदर अगर बढ़ेगा, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो गांव, जो आसपास के गांव हैं, टाउन का, तो उसका क्या होगा? जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। वहां पर जो महिलाएं होंगे, जो गरीब होगा, जो पुअर होगा, ठीक है ना, उसको रोजगार मिलेगा, महिलाएं, बच्चे, सभी का लाइफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इसलिए अगर इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाना है तो एमएसएमई जो है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह साबित होता है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डेट इज इट टच अपॉन द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट वनरेबल, द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड वुमेन्स, मुस्लिम, SC ST एंड मोस्ट स्किल्ड। ठीक है ना, कि सभी जो भी वनरेबल पीपल है, जो भी पुअर है, जो भी गाँव के अंदर है, रूरल इलाके में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल सिनेरियो। इंटरनेशनली क्या है एमएसएमई का सिनेरियो? कौन से देश के अंदर क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन है? पहला एग्जांपल ब्राजील। ब्राजील के अंदर जो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 20%। जीडीपी के अंदर 20% कंट्रीब्यूशन। इंडिया के अंदर अभी 30% कंट्रीब्यूशन। ओके, और जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, जो रजिस्टर्ड बिजनेस है वहां पे, उसमें जो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 96%। समझ रहे हो? मतलब जो रजिस्टर्ड है उसमें 96% सिर्फ एमएसएमईज वाले। तो ये हुआ ब्राजील का। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश, पड़ोसी मुल्क। जो एमएसएमईज का है वो क्या है कि 90% जो इंडस्ट्री सेक्टर में जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो कौन करता है? एमएसएमईज। ठीक है ना, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, जो 90% इंडस्ट्रियल आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है बांग्लादेश के अंदर वो एसएमई करती है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर कितना, जो एसएमई है या एमएसएमई है वो 80% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा है। जापान की बात करते हैं तो जापान में जो वेज अर्नर है, जो वेज अर्नर है, एमएसएमई का कितना हाथ है उसके अंदर? 70% का। ठीक है, उसके बाद आता है जो वैल्यू एडिशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो एमएसएमई का कितना हाथ है? 55% का। समझ रहे हो? चाइना की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क, फिर से तो चाइना जो है 90s के टाइम पे चाइना के अंदर 1 मिलियन एमएसएमई था। 1 मिलियन मात्र स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस थी। ठीक है, लेकिन 15 साल के अंदर ही 2004-5 आते आते ये 1 मिलियन से कितना पहुंच गया? 40 मिलियन। 40 मिलियन पहुंच गया, मतलब 10 लाख से कितना पहुंच गया? 10 लाख से 4 करोड़ पहुंच गया। ठीक है, नंबर ऑफ एसएमई। साथ ही साथ जो चाइना का एक्सपोर्ट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है एसएमई का वो कितना है? 68%। 68% जो है वो एसएमई के द्वारा कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट के अंदर चाइना में। फिर अब आता है कि दैट इज एमएसएमई का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो पहला जो रोल है वो क्या है कि एमएसएमई जो है वो लास्ट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की क्षमता इसके अंदर ज्यादा है। तो जो एक साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्रिस हॉल था। तो क्रिस हॉल ने क्या कहा कि जो एमएसएमईज है या स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर 70% जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है वो सिर्फ एसएमई के द्वारा क्रिएट किया गया है। जितना ग्लोबल इकोनॉमी में क्रिएट हुआ है एम्प्लॉयमेंट 70% एसएमई के द्वारा क्रिएट किया गया है, और बाकी जो लार्ज इंटरप्राइजेस है उनके द्वारा जॉब कम किया गया है। जॉब वो डिस्ट्रॉय किए हैं, क्रिएट नहीं किए हैं। हाल ही में एग्जांपल आप देख सकते हो, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, सभी कोई अपने एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो लार्ज जो है वो डिस्ट्रॉयर है, जो स्मॉल है वो क्रिएटर है। ठीक है, फिर बात आता है कौन से सेक्टर जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर किए हैं एमएसएमई के अंदर इंडिया में। तो सबसे पहला जो है वो फूड प्रोडक्ट, डिस्पर्स्ड फूड प्रोडक्ट। कितना कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई के अंदर?
दैट इज 13%। सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट, कितना कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर 10.9%। मेटल प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन है 10% का। और बाकी जो केमिकल हो गया, पेपर हो गया, प्रिंटिंग हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसके बाद फिर मशीनरी पार्ट्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, तो ये सबका कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज 5 to 9%। 5 to 9% ये सबका कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई के आउटपुट में। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट द रोल ऑफ MSMEs इज व्हाट, टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। अगर आपकी कंट्री को ग्रोथ लगातार करते रहना है तो MSMEs इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सपोर्ट करना है तो MSMEs इंपॉर्टेंट है। तो MSMEs जो है इंडिया के अंदर, जो एक्सपोर्ट MSMEs के द्वारा किया जाता है तो 95% वैसे एक्सपोर्ट किया जाता है जो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं इंडिया का क्या था, कॉटन, टेक्सटाइल, कपड़े, है ना, शूज, तो शूज, उसके बाद फिर हैंडीक्राफ्ट, तो ये सब जो था इंडिया का क्या था, अपना ट्रेडिशनल था। लेकिन जो 95% जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है MSMEs के द्वारा वो कैसा किया जा रहा है, नॉन ट्रेडिशनल किया जा रहा है। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब क्या चीज आप पढ़ सकते हो, लेदर, जेम एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, ठीक है ना, तो ये सबके रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, तो ये सबका एक्सपोर्ट किया जा रहा है जो कि नॉन ट्रेडिशनल है। फिर आप देख सकते हो MSMEs जो है वो एक्ट्स करता है आपको, अगर कोई अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है या फिर लो स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको अगर रॉ मटेरियल चाहिए, उसको अगर कोई पार्ट्स चाहिए तो MSMEs कंट्रीब्यूट करता है, उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या लो स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री सपोज कच्छ है, राजस्थान के कच्छ में जाकर के वो डील नहीं कर सकता वहां पर, तो वहां पे किसको काम करने के लिए देगा पार्टनरशिप में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कि आप वहां पे काम करिए हमारे लिए, हमको वहां से वो प्रोडक्ट आप दीजिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन इज, क्योंकि हमने देखा कि नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट किया जा रहा है MSMEs के द्वारा 95%, तो जो ट्रेडिशनल है, जो इंडिया का अपना था, उसका एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो वहां पे कुछ जगह है जहां पर आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट है उसमें ट्रेमेंडियस पोटेंशियल है जहां पे आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल मैं नीचे फिगर के द्वारा यहाँ पे शो किया हूं। सबसे पहला अगर फिगर का देखा जाए तो ये फिगर क्या बता रहा है कि इंडिया के अंदर लेदर और क्लॉथ्स का मतलब एप्रिल, ये इसके अंदर इंडिया का क्या पोजीशन है ईस्ट एशियन इकोनॉमी से, ईस्ट एशियन इकोनॉमी का हम देख रहे हैं, इसके अंदर इंडिया का क्या पोजीशन है एक्सपोर्ट के अंदर। तो अगर देखा जाए ईस्ट एशियन इकोनॉमी में कि इंडिया का क्या पोजीशन है, तो सबसे ऊपर है कोरिया। किसके अंदर बात करें तो ये आपका है पहला जो है वो अप्रैल, मतलब क्लॉथ्स के अंदर सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ किया वो कोरिया का किया, थाईलैंड, ठीक है, मालदीव्स, दैट इज वियतनाम, बांग्लादेश, और इंडिया कहाँ आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है। आप देख सकते हो इंडिया का सबसे नीचे है ग्राफ के अंदर ये, मतलब बाकी जितने भी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं वो ग्रोथ बहुत की, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, लेकिन जो इंडिया है वो सबसे कम ग्रोथ किया, ठीक है ना, सबसे कम ग्रोथ किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज लेदर एंड फुटवेयर, जिसमें इंडिया का पोटेंशियल था, जिसमें इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था कि इसमें ये कर सकता है, अच्छा कर सकता है। तो इंडिया का फिर से देखिए सबसे ऊपर कोरिया, फिर इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, चाइना, ठीक है ना, वियतनाम, फिर इंडिया, सबसे लास्ट में कौन है, इंडिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया आपका सबसे लास्ट में, तो ग्रोथ इंडिया फिर से लेदर में भी, शूज एंड लेदर में भी क्या किया, कम किया, और क्लॉथ्स अप्रैल में भी कम किया, जबकि इंडिया का कॉम्परेटिव एडवांटेज था दोनों के अंदर, फिर भी कम किया। बताइए क्या रीजन था। तो रीजन था आपका, सबसे पहला जो रीजन था वो है कि इंडिया का जो फोकस था ना वो इसके ऊपर नहीं था, वो फोकस था
जब इकोनॉमी आपका इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, दैट इज कैपिटल गुड्स के ऊपर फोकस था, मशीनरी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस था कि हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे, है ना, हम मशीनरी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो कि जबकि इंडिया का जो पोटेंशियल था वो किसके अंदर था, लेबर इंटेंसिव गुड्स के अंदर था। लेबर इंटेंसिव गुड मतलब वैसे गुड जिसमें लेबर का ज्यादा यूज आता हो बनाने में, लाइक क्लॉथ्स, लाइक लेदर। तो इसके अंदर इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, ठीक है ना। और अगर कैपिटल गुड्स की बात करते तो इसमें कैसा चाहिए, स्किल लेबर चाहिए, स्किल, जो कि इंडिया के अंदर था नहीं। इसलिए जो हमारे पास है नहीं वो काम करने हम चले गए, और जो था वो हमारा चला गया। समझ रहे हो, इस कारण इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि इंडिया अपना एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर चिप लेबर मौजूद है ना, लो स्किल्ड लेबर मौजूद है, जिससे वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, आप एक और टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ दिखाया गया कि ग्रोथ अगर कंट्री से बात किया जाए तो कोरिया के अंदर अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो कितना है, 30% है कोरिया के अंदर। कितना, 30%, 69%। ये लेदर की बात हो गया, और ये जो है वो क्लॉथ्स की बात हो। तो आप देख सकते हो 30%, 69%। अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं 27%, 29%। उसी तरीके से इंडोनेशिया, चाइना की बात करते हैं। इंडिया का अगर आप देखोगे तो इंडिया का कितना है, 12%, 5.4%, मतलब 10% के आसपास है। और बाकी इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट था वो कितना, 30% से 60% के बीच में था। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो इस वजह से इंडिया जो है वो ग्रोथ उसका कम हो रहा था बाकी इकोनॉमीज के कारण। अब क्या वजह थी इंडिया के अंदर, क्या प्रॉब्लम है अभी भी इंडिया के अंदर जिसको सही करना चाहिए। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब कोई शूज को बना लिया, चिपली प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि यहाँ से वहां ले जाना, बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद चाहे फिर वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखना, वो कॉस्ट इंडिया के अंदर ज्यादा है। समझ रहे हो, रोड के अंदर, रोड के ऊपर अगर गाड़ी चलती है तो उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। तो ये चीज फिर आपका आता है, तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस को कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो, जो टैक्सेस है उसको कम करो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट, रोड, रेलवेज, उसके बाद फिर आपका स्टोरेज, ये सबको आपका ये सब में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। साथ ही साथ दूसरे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइक यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ, वो बहुत बड़ा मार्केट है जो कि बांग्लादेश और वियतनाम अभी कब्जा रखा है, तो उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जिससे आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। थर्ड वन इज लेबर लॉ रिफॉर्म। लेबर के अंदर बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, ठीक है ना, कि आपको इतना लेबर रखना है, इतना इससे कम तनख्वाह नहीं दे सकते, ओवर टाइम आप नहीं करा सकते। तो ये सारा रेगुलेशन है, ये सारे रेगुलेशन में रिफॉर्म की जरूरत है, तब आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। तो ये हुआ। फिर थर्ड जो रोल है आपका एमएसएमई सेक्टर का, वो क्या है, ग्रोथ इंक्लूसिव। ग्रोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या है, अगर आपको वनरेबल सेक्टर को अगर अच्छा करना है तो आपको एमएसएमई सेक्टर को अच्छा करना होगा, तब वनरेबल अपने आप अच्छा हो जाएंगे। ठीक है ना, दैट इज माइक्रो ऑफ ऑल वनरेबल सेक्टर। ठीक है ना, ये जो है वो इंपावर करता है लोगों को और पॉवर्टी को कम करता है, डेप्रिवेशन जो है उसको भी कम करता है। समझ रहे हो। हाँ, फिर एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या एडवांटेज है, तो सिंपल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गांव वगैरह सबका डेवलपमेंट बढ़ाएगा, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये बढ़ाएगा। इंडिया जैसे कंट्री जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, तो इंडिया जैसे कंट्री के अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ताकि गांव के अंदर डेवलपमेंट इंक्रीज हो। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया का दिल जो कहाँ बसता है, गांव के अंदर बसता है, तो गांव को अच्छा करो। फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट ये है एक तरीके से, अगर इनइक्वलिटीज को कम करना है, अगर पुअर और रिच के बीच के गैप को, जो इनकम का गैप है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का गैप है, इसको अगर कम करना है तो आपको एसएसआई सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना होगा। ये इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटल गुड जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, 5 मशीन इसके पास, 5 मशीन उसके पास, 5 मशीन उसके पास,
और कैपिटल गुड अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो उससे आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो भी लास्ट सेक्शन पीपल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ रहे हो ना, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग जात, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जगह के लोगों के पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। नेक्स्ट वन इज आपका आता है दैट इज इट ब्रिंग अबाउट रीजनल डिस्परेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, ये जो रीजनल इंडस्ट्रीज के बीच में जो इम्बैलेंस है इसको कम करता है। ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है, इसको अगर हटाते हैं, उसके बाद आपका आता है दैट इज द मेक यूज ऑफ द लोकल रिसोर्सेस। आपका जो लोकल रिसोर्सेस है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ये एमएसएमई सेक्टर बहुत अच्छा जानता है ना, क्योंकि लोकल में काम करेंगे तो हमें लोकल लोगों का पता है कि लोकल लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, तो उनका बेस्ट यूज करता है एमएसएमई सेक्टर। ठीक है ना, ओके। उसके बाद आता है कि अगर आपको ग्रोथ जो है वो डाइवर्सिफाई करना है पूरे कंट्री के अंदर, तो आपको एमएसएमई सेक्टर को कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना होगा, इसमें क्रेडिट को इंक्रीज करना होगा। सो दिस इज योर व्हाट आर द रोल ऑफ द, ठीक है ना, एमएसएमई सेक्टर। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एमएसएमईज। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा था ज्यादातर, प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है उसको सही करने के लिए। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम पहला क्या है, दैट इज अवेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, कि जो इंडिया के अंदर क्रेडिट है, चीप जो क्रेडिट है वो कम है। सॉरी, एमएसएमई सेक्टर को जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट, मतलब एमएसएमई सेक्टर को लोन लेना महंगा पड़ता है इंडिया के अंदर, 5 से 6% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जो कि उन लोन वो नहीं लेंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मशीन नहीं खरीदेंगे, आउटपुट नहीं बनेगा। इसलिए क्रेडिट का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है इंडिया के अंदर, जो कि नहीं है, दैट इज प्रॉब्लम। उसके बाद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो है एमएसएमई सेक्टर के अंदर या इनोवेशन जो है वो कम है। तीसरा दैट इज स्किल डेवलपमेंट जो है इंडिया के अंदर वो कम है, स्किल लेबर फोर्स जो है वो कम है, जिसके कारण ज्यादा आउटपुट, ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है इंडिया के अंदर। गेटिंग, हाँ। उसके बाद आता है इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर क्या है, कम है, इनएडिक्वेट है। लाइक पावर सेक्टर जो इंडिया के अंदर क्या है वो 750 किलोवाट आवर है, और यही अगर चाइना की बात करते हैं तो ये कितना है, 3000, और अमेरिका की बात करते हैं तो 12000 किलोवाट पर आवर पर इंडस्ट्री के ऊपर। समझ रहे हो, तो कितना पावर सेक्टर के अंदर कम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आप देख सकते हो, जिसके कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगी, आउटपुट नहीं बनाएगी, जीडीपी अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो, तो आपको जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें। फिर आपका आता है मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट। मार्केटिंग और प्रोक्यूरमेंट के अंदर दिक्कत है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट तो बना लिए, उसको फिर प्रोक्यूर करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो उसको स्टोर करने में उसका जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट। एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि अगर हॉर्टिकल्चर का लेते हैं, तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर उसको स्टोर करते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर, तो क्या होता है, वो 25% वो होता है वो रोटेन हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब क्या खराब हो जाते हैं 1-2 दिनों से अंदर, तो इस कारण स्टोरेज क्योंकि अच्छा नहीं है, तो ये खामी है। फिर आपका हेट्रोजीनियस सेट ऑफ रेगुलेशन, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग रेगुलेशन है एमएसएमई को लेकर के, दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज दैट इज लोकल टैक्स जो है वो ज्यादा है। लोकल टैक्स अलग अलग जगह पे है जो एमएसएमई को पेड करने पड़ते हैं, जिससे कॉस्ट ज्यादा पड़ता है उनको। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन विद द लार्ज फर्म। जो लार्ज फर्म हो, चाहे इंपोर्ट्स वाले गुड सब्सिट्यूट हो, तो उनके साथ जो है वो कंपटीशन ज्यादा होने के कारण ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल इनके लिए अवेलेबल क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में। नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग है, कि अगर कोई जमीन खरीदना है, कोई जमीन को बेचना है, ठीक है ना, किसी चीज को टेंडर पे, लीज पे लेना है, तो टाइम कंज्यूमिंग है इंडिया के अंदर, ज्यादा टाइम लगता है ये सब में। दैट्स वाई आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है एमएसएमई के ग्रोथ में। तो ये हमने 10 टोटल देख लिए कि क्या प्रॉब्लम है एमएसएमई सेक्टर के अंदर, है ना।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं गवर्नमेंट का क्या मेजर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में। गवर्नमेंट का मेजर सबसे पहला जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल मेजर। ऑर्गेनाइजेशनल मेजर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, है ना, बोर्ड क्रिएट करो, सबसे पहला बोर्ड बनाओ, कॉरपोरेशन बनाओ, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर डीआईसी कब बनाया गया था आपका, किनके द्वारा पहली बार कहा गया था, जो आपके 1977 में आपका जो दादा भाई नारोजी जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी के, उनके द्वारा कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जहाँ पे बात किया जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या, विलेजेस के अंदर क्या एडवांटेज है, कौन से इंडस्ट्री खोलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल मेजर। फाइनेंशियल मेजर के अंदर क्या है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, ठीक है ना, जो कि फंड प्रोवाइड करेगा, रीफाइनेंस करेगा, लाइक इट एक्सपेंशन अगर करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, डेवलपमेंट करना है इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, तो SIDF का फॉर्म निर्माण किया गया, गठन किया गया। फिर उसके बाद है नेशनल इक्विटी फंड बनाया गया, सिंगल विंडो स्कीम लाया गया, ठीक है ना। तो और जो आपको याद रखना है वो याद रखना है सिडबी, कि सिडबी का गठन किया गया 1989 में। किसको किसको मिला करके, पहला जो और दूसरा को मिला करके सिडबी का गठन किया गया, दैट इज SIDF और NEF को मिला करके आपका सिडबी का गठन किया गया 1989 में। दैट इज फाइनेंशियल मेजर, जो कि रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल मेजर। फिजिकल मेजर क्या किया गया, फिजिकल मेजर पहला कहा गया कि जो भी MSMEs हैं जिनका टर्नओवर जो है, जिनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से कम है एनुअली, तो उनको जो है एक्साइज ड्यूटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है ना। दैट इज टर्नओवर उनका अगर जो है वो 1 करोड़ से कम है तो फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट कहा गया कि MSMEs अगर बाहर से, अगर कोई फॉरेन कंट्री से अगर चाहते हैं रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना, तो उनको कॉन्सेशन मिलेगा कस्टम ड्यूटीज के अंदर। दैट इज कॉन्सेशन ऑन कस्टम ड्यूटीज, आप देख सकते हो, है ना, ऑन सर्टेन रॉ मटेरियल को अगर लाना है जो मंगाते हैं अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो। साथ ही साथ प्राइस और परचेज प्रेफरेंस, मतलब अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर कोई खरीदना है, लाइक गवर्नमेंट को अगर खरीदना है, कोई चेयर खरीदना है, कोई टेबल खरीदना है गवर्नमेंट ऑफिस में, तो जो प्रेफरेंस किसको किया जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से खरीदा जाएगा। समझ रहे हो, दैट इज ग्रांटेड इन द गवर्नमेंट परचेज प्रोग्राम, गेटिंग। हाँ, फिर साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग लाया गया, लाइक SIDO 1954 के अंदर, कि बताएंगे आपको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका जहाँ पे आपका रिसर्चर होंगे, जहाँ पर आपके बताने वाले होंगे, अच्छे स्टाफ होंगे, वो बताएंगे आपको किस तरीके से आपको वर्क करना है। CART 1982 के अंदर, TDMF, ये सब। फिर रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो 1960s के टाइम पे क्या था, सब चीज में कंट्रोल सिस्टम आ रहा था, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, लाइक उस टाइम का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या था, कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना, उसके बाद आपका कॉटन इंडस्ट्रीज, उसके बाद विलेज इंडस्ट्रीज, तो उस टाइम का ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था। तो ये सब में जो है वो रिजर्वेशन दिया गया कि इतना गुड्स जो है, ये सारे गुड्स जो है वही प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, और बाकी कोई प्रोड्यूस नहीं करेंगे। रिजर्वेशन दिया, ठीक गया, लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। लेकिन आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म बात किया गया कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये कंपटीशन को कम करता है और इससे इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर होती है, और इसको हटा दिया गया। रेगुलेशन, रिजर्वेशन को क्या किया गया, दैट इज नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कि ये चीज सिर्फ यही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगी, नो रिजर्वेशन। अब आता है रिसेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया MSME सेक्टर को सही करने के लिए, ग्रोथ उसका इंक्रीज करने के लिए। क्या है, सबसे पहला जो स्कीम है वो है स्पायर के अंदर जो मार्च मोदी सरकार के आते हैं, मार्च 2015 के अंदर स्पायर के अंदर कहा गया कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए रूरल इलाके में ये स्कीम को लाया गया।
ठीक है ना, रूरल इलाके में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है डेट इज इनहेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया जो है वो अच्छा किया। 2014 के अंदर जो है वो रैंक इंडिया का 143 रैंक था, लेकिन 2020 के अंदर जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो रैंक है वो 63 रैंक हो गया। ओके, दैट इज गुड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर क्या है कि कितना आसान से आप बिजनेस किसी देश के अंदर खोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टैक्स का वहां पर क्या है, कितने दिन आपको लैंड अगर लेना है तो कितने दिन आपको टाइम लग जाएंगे, कोई आपको प्रोजेक्ट को क्लियरेंस कराना है कितना टाइम आपको लगता है, ठीक है ना। आपको वहां से अगर निकलना है कंपनी को तो कितना टाइम लग रहा है, कितना लेबर लॉज की रेगुलेशन है। तो ये सारे 12 इंडिकेटर थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। उसमें इंडिया ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आना बंद हो गया 2021 के बाद, क्योंकि देखा गया कि कोई कंट्री लाइक चाइना जो है अपना रैंकिंग इंक्रीज कर ले रहा था करप्शन करके, पैसा वगैरह सब दे करके, ठीक है, कोई कंट्री। तो इस कारण इसको अब बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है लोन। लोन जो है वो 1 करोड़ तक का लोन जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 59 मिनट के अंदर 1 करोड़ का लोन आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाया कि किन्हीं को अगर लोन चाहिए एमएसएमईज को तो 59 सेकेंड के अंदर आपको 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट, जो कि ज्यादा होता था एमएसएमई सेक्टर के लिए 4-5% इंडिया के अंदर, वो जो है वो डिक्रीज होकर के आया गया कि एमएसएमई सेक्टर को 2% के ऊपर दिया जाएगा। जो भी एमएसएमई सेक्टर जीएसटी रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, उनको 2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो आता है वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या कहा गया, ये कोविड टाइम पे स्कीम आया आत्मनिर्भर भारत, जो कि हेल्प करने के लिए एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि आप जो डिमांड है वो बंद हो गया, जो फैक्ट्रीज है इंडस्ट्रीज है वो कोविड के टाइम पे बंद हो गया, जिसके कारण एमएसएमई सेक्टर को लॉस हुआ, है ना, कोई उनका पैसा डूब गया। तो उसी को हेल्प करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान आया, दैट इज टू प्रोवाइड एमएसएमईज इमीडिएट रिलीफ एंड हेल्प टू ग्रो देम। तो इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर तो पहला लिमिट को इंक्रीज किया गया। जो लिमिट है माइक्रो, मीडियम और स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम, इसका जो लिमिट है आपको 1 करोड़ है ना, 5 करोड़ है। पहले ये 25 लाख था, 50 लाख था, तो इस लिमिट को इंक्रीज किया गया। गेटिंग, पहला चीज। दूसरा जो बात किया गया वो क्या, कि बिना कोलेटरल लिए हुए, बिना कोई कागजात, कोई प्रॉपर्टी पेपर लिए हुए एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ का लोन देने का बात कहा गया सरकार के द्वारा। 3 लाख करोड़ का लोन पूरे एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा बिना कोई कोलेटरल, फ्री ऑटोमेटिक लोन, ठीक है ना, ताकि जो उनका ऑपरेशनल लायबिलिटी आया ड्यू टू पैंडेमिक, ठीक है ना, चाहे उनको रॉ मटेरियल खरीदना है या फिर बिजनेस उनको फिर से स्टार्ट करना है, इसके लिए उनको लोन दिया जाएगा, जो कि 3 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है जो रखा गया सरकार के द्वारा। नेक्स्ट वन इज अप्रूवल ऑफ 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ जो है वो अप्रूवल किया गया कि जो भी एमएसएमई सेक्टर का लोन नहीं वो पे कर पा रहे हैं, जिनका लोन एनपीए बन गया है, एनपीए लोन वो नहीं पे कर पा रहे हैं, वो सरकार उनका पे करेगी, ठीक है ना। 20,000 करोड़ उसके लिए पैसा रखा गया, तो सरकार सपोर्ट करेगी, ठीक है ना, जो स्टेज एमएसएमईज है उनको रिवाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा पॉलिसीज आया जो सरकार के द्वारा लाया गया एमएसएमई सेक्टर को अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, रिसेंट के अंदर। अब देखिए हमारा जो इकॉनमी है, हमारा अभी भी जो रूरल इलाके में जो लोग रह रहे हैं, लगभग अभी भी लगभग 60% के आसपास रह रहे हैं। इसलिए अगर आपको सभी लोगों का वेलबींग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है, तो आपका एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके सारे सरकार जो है वो गांव तक, रूरल तक जो है वो ग्रोथ इंक्रीज कर सकते हैं इंडस्ट्री सेक्टर का, है ना, इनोवेशन बढ़ा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए अगर इंडिया को ओवरऑल ग्रोथ करना है अच्छे तरीके से, तो एमएसएमई सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। या फिर इंडिया को सेल्फ रिलायंट करना है, ठीक है ना, आत्मनिर्भर बनना है, फिर भी एमएसएमई सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना।
तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित सरकार को करना चाहिए और अच्छे तरीके से पॉलिसीज लाने चाहिए एमएसएमई सेक्टर के अंदर, ताकि जो भी कोविड-19 के टाइम पे अफेक्ट हुए हैं वो जल्दी से रिवाइव कर सके और ज़्यादा आउटपुट बना सके। ठीक है ना। जो टैक्स वगैरह सब है उसको कम करना चाहिए, जो रेगुलेशन है उसको कम करना चाहिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए एमएसएमई ताकि ओपन हो इकोनॉमी के अंदर। सो दिस इज आवर कंक्लूजन। तो हम लोगों ने ये पूरा बात किया कि एमएसएमई है क्या। ठीक है ना। एमएसएमई का 3 सेक्टर आपका क्या है, तीन टाइप क्या है, उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का क्या है, उसके बाद इंटरनेशनली क्या है, रोल क्या है एमएसएमई का। ठीक है। उसके बाद आपका फिर आता है रूल आने के बाद दैट इज योर प्रॉब्लम क्या है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, गवर्नमेंट किस तरीके के इनिशिएटिव लाई ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए, रिसेंट इनिशिएटिव क्या क्या लाया गया एमएसएमईज के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज योर ओवरऑल लेक्चर्स ऑन एमएसएमईज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ आप ज़रूर कमेंट में नीचे लिख करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपको अगर कोई चीज़ लगता है एडिशन या कोई चीज़ आपको गलत लग रहा है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट में लिखें। ठीक है। सो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।